अध्याय 13 स्थानीय शक्तियों का उदय। प्रमुख राजपूत वंश। राजनीतिक नेतृत्व के लिए छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। एक सार्वभौम सत्ता के अभाव में इन छोटे छोटे राज्यों का एक सूत्र में संगठित होकर शांतिपूर्वक रहना असंभव था। राजपूत राजाओं की स्थिति। राजपूत शूरवीर थे और निर्भीकता, साहस तथा वीरोचित सम्मान की दृष्टि से उनका चरित्र तुर्कों से कहीं ऊंचा था। उन्हें अपनी तलवार चलाने की कला पर बड़ा घमंड था, किंतु जाति भक्ति की भावना ने उनके इन गुणों को ढक लिया था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन कीजिए और ये बतलाइए कि कौन सा मत सबसे अधिक मान्य है। 2001-2002 यूबी, 2003 के आई, 2005 IV, IV रिपीट 2001-2002 यूबी, 2003 के आई, 2005 IV, IY। अथवा राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों का उल्लेख कीजिए। 2011 IF, 2011 IE। उत्तर। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। सम्राट हर्ष की मृत्यु के उपरांत भारतवर्ष की राजनीतिक एकता छिन्न भिन्न हो गई। इस युग में नए राजवंशों की स्थापना हुई जो सामूहिक रूप से राजपूत कहलाए। अतएव इस युग का नाम राजपूत युग पड़ा। यह काल 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक रहा। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में अत्यंत विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय के लिए किया गया है। बाण के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग क्षत्रिय सैनिकों के लिए किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। नंबर 1, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका कथन है कि राजपूत सीथियन या शकों के वंशज थे जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। चूंकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। अपने मत के समर्थन में उन्होंने राजपूतों तथा शकों के बीच निम्नलिखित साम्य बतलाया है। नंबर 1, अश्व पूजा। नंबर 2, अश्वमेध यज्ञ। नंबर 3, वस्त्र पूजा। नंबर 4, अस्त्र शिक्षा। नंबर 5, उत्तेजक सुरा के प्रति अनुराग। नंबर 6, शकुन विचार। नंबर 7, अंधविश्वास। नंबर 8, युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रथ। नंबर 9, भांटों की प्रथा। नंबर 10, समाज में स्त्रियों का स्थान तथा नंबर 11, युद्ध से संबंधित धर्म। टॉड महोदय के ग्रंथ के संपादक श्री विलियम क्रुक भी इसी मत का समर्थन करते हैं। उनका कथन है कि राजपूतों में कई वंशों का उद्भव शक व कुषाण आक्रमणों के समय में हुआ था। पृष्ठ संख्या 145। गुर्जरों ने जो बादवाली जाति से संबंधित थे, हिंदू धर्म को अपना लिया। इन्हीं गुर्जरों के प्रमुख कुलों से राजपूतों के कुल उत्पन्न हुए। राजगौरव को प्राप्त जब इन विदेशियों ने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लिया तो स्वभावतः उन्हें उन वीरों की वंश परंपरा से संबंधित बताने का प्रयत्न किया गया है जिनकी वीरगाथाएं महाभारत और रामायण में सुरक्षित हैं। डॉक्टर भंडारकर ने भी राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने की कोशिश की है। नंबर 2, अग्निकुंड का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज जासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य तथा चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का यज्ञ का एक अग्निकुंड था जिससे परमार, प्रतिहार, चालुक्य तथा चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवंशी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का ये सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। नंबर 3, भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय जाति से ही मानी है। उन्होंने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए शक और राजपूतों की समानता को महत्व नहीं दिया क्योंकि वह समानताएं उनके आगमन के पहले जातियों में भी पाई जाती हैं। अतः राजपूतों की उत्पत्ति शकों से नहीं वरन प्राचीन क्षत्रियों से हुई। गौरीशंकर ओझा CP वैद्य राजपूतों को सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी मानते हैं। आज राजपूतों में जो रीति रिवाज प्रचलित हैं वे विदेशियों के भारत आगमन से पूर्व प्राचीन भारतीय क्षत्रियों में प्रचलित थे। नंबर 4, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर यह पता चलता है कि इन दोनों सिद्धांतों को इन्हीं रूपों में मान लेना उचित नहीं है। वस्तुतः राजपूत या क्षत्रियों का जो समूह आज है उसका मूलाधार व्यवसाय है। उसमें विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित हैं। ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने राज्य कार्यों को अपना लिया था और जिन्होंने राज्यों के निर्माण में सहायता पहुंचाई।
इस प्रकार व्यवसाय आदि की समानता के कारण विदेशी आक्रमणकारियों तथा क्षत्रियों का सम्मिश्रण स्वाभाविक सा मालूम पड़ता है। अन्य सभी सिद्धांतों को ऐतिहासिक या तर्कसंगत नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि हम समस्त राजपूतों को विदेशी मान ले तो वो प्रश्न उठता है कि यहाँ के क्षत्रिय कहाँ चले गए। इस प्रकार ये सिद्धांत अधिक उचित प्रतीत होता है कि राजपूतों के विभिन्न वंशों की उत्पत्ति भारत के प्राचीन क्षत्रिय कुलों से हुई। उनमें प्राचीन परंपरागत आत्माभिमान, राष्ट्र प्रेम, हिंदू धर्म के प्रति गौरव की भावना सामान्यतः बराबर पाई जाती है। कालांतर में कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी भारत में आए और वे इन्हीं क्षत्रियों में मिल गए और भारतीय क्षत्रियों ने इन्हें मिला लिया। बाद में ये मिश्रित वर्ग राजपूत नाम से अभिहित हुआ। नंबर 5, भारतीय ब्राह्मण होने का सिद्धांत। डॉक्टर दशरथ शर्मा का विचार है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई थी। चौहान वंश का आदि पुरुष वत्स गोत्र का ब्राह्मण था। निष्कर्ष, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वमान्य प्रतीत होता है, जबकि पाश्चात्य विद्वानों का ये मत है कि राजपूत पूर्णतः विदेशी थे। मान्य नहीं है कि क्योंकि राजपूतों में क्षत्रियों के गुण बहुत काफी अंश में विद्यमान थे, अतः हम कह सकते हैं कि राजपूतों के विभिन्न राजवंशों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों के कुलों से हुई है। प्रश्न संख्या 2, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों से पूर्व उत्तरी भारत की राजनीतिक दशा का परिचय दीजिए। 2005 IW। उत्तर, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के पूर्व उत्तर भारत की राजनीतिक दशा। सम्राट हर्ष की मृत्यु के उपरांत कुछ समय के लिए उत्तरी भारत में राजनीतिक अशांति अवश्य उत्पन्न हो गई थी। राजपूत युग में कई महान शासक हुए जिन्होंने हर्ष से भी बड़े महान साम्राज्य का निर्माण किया। हर्ष के समय में कन्नौज की गरिमा इतनी बढ़ गई थी कि उसकी मृत्यु के बाद भी राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसकी प्रसिद्धि बनी रही। उत्तरी भारत में प्रमुख राजवंश 5 थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध गुर्जर प्रतिहार राजवंश था। इसके अतिरिक्त गुजरात में सोलंकी तथा बंगाल में पाल और सेन राजवंश सत्तारूढ़ थे। दक्षिण में भी कई राज्य थे। पृष्ठ संख्या 146। नंबर 1, गुर्जर प्रतिहारों का राजवंश। इस वंश का नाम गुर्जर प्रतिहार क्यों पड़ा? इस संबंध में एक मनोरंजक कथा कही जाती है। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वारपाल, और लक्ष्मण ने अपने भाई राम की रक्षा करते समय द्वारपाल का काम किया था। इस वंश के राजाओं के अभिलेख उन्हें लक्ष्मण की संतान बताते हैं, जिन्होंने अपने अग्रज राम के द्वार पर प्रतिहार का कार्य किया था। किंतु गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से हुई थी। प्रतिहार गुर्जर जाति की एक शाखा के लोग थे, अतएव उनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। ये लोग मध्य एशिया की उन जातियों में से थे जो गुप्त काल के पतन के बाद हूणों के साथ भारत में आए थे। प्रतिहार वंश में प्रथम नरेश हरिश्चंद्र, जिसने राजपुताना में अपना राज्य स्थापित किया और भीनमल आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में अपनी राजधानी स्थापित की। गुर्जर प्रतिहार लोग विभिन्न शाखाओं में विभक्त थे। प्रमुख शाखा का अधिकार राजपुताना में कायम रहा। का नागभट्ट प्रथम। इसके अधीन गुर्जर प्रतिहारों की ये शाखा शक्तिशाली हो गई। उसने अरबों को पराजित किया और उनको आगे बढ़ने से रोका। नागभट्ट के पश्चात वत्सराज गद्दी पर बैठा, जिसने बंगाल के पाल राजा को पराजित किया, किंतु बाद में उसे बंगाल के राजा ने पराजित कर दिया। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय के समय में प्रतिहारों की शक्ति और बढ़ी। नागभट्ट द्वितीय। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में नागभट्ट द्वितीय विशेष प्रसिद्ध हुआ। वो बड़ा प्रतापी, वीर तथा महत्वाकांक्षी था। उसने कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध को युद्ध में पराजित कर उसे सिंहासन से उतार दिया। उसके इस कार्य से पालवंशीय नरेश धर्मपाल बहुत रुष्ट हुआ और उसने उसके विरुद्ध लड़ाई छेड़ दी, किंतु नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के निकट उसे पराजित कर दिया। इससे नागभट्ट द्वितीय के मान तथा प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। उसके राज्य के समीप के राजाओं ने उसकी शक्ति से भयभीत होकर उससे मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। मिहिरभोज। नागभट्ट के बाद मिहिरभोज 840 से 890 ईस्वी प्रतिहार वंश का प्रतापी सम्राट हुआ। उसने शीघ्र ही समस्त मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। विद्वानों का अनुमान है कि भोज को बंगाल के राजा देवपाल ने पराजित किया, अतः उसने मालवा की ओर अपना राज्य फैलाना चाहा। मालवा की ओर बढ़ने पर उसके साथ राष्ट्रकूटों का संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में उसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराया। उधर पूर्व में पाल नरेश देवपाल की मृत्यु से राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हो गया। अपनी विजयों के फलस्वरूप मिहिरभोज एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो गया। पश्चिम में उसका साम्राज्य राजपुताना, पूर्वी पंजाब, गुजरात, मालवा तक फैला हुआ था। उत्तर में वर्तमान उत्तर प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। पूर्व में उसके राज्य की सीमाएं पाल राज्य की सीमाओं से मिली थीं। भोज ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसने भोजपुर नाम का एक नगर बसाया। उसने मुसलमानों को दक्षिण एवं पूर्व में बढ़ने से रोका। वास्तव में मिहिरभोज भारत का एक प्रतापी सम्राट था। मिट्टी भोग की सर्वप्रथम तिथि 893 विक्रम संवत यथा 836 ईस्वी का बोध वाराह लेख से होता है।
पहेवा प्रशस्ति से उसकी अंतिम तिथि 884 ईस्वी प्राप्त हुई है। इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर उसका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। घ महेंद्रपाल। भोज का पुत्र महेंद्रपाल भी अपने समय में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसकी मगध विजय ने प्रतिहार साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। यह विद्या प्रेमी सम्राट था। विद्वानों का वो आश्रयदाता था। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर उसकी राज्यसभा में रहता था। राजशेखर को कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण तथा बाल महाभारत की रचना का श्रेय प्राप्त है। अंगा महिपाल। महेंद्रपाल के पश्चात प्रतिहार वंश का शासक महिपाल हुआ, किंतु उसके समय में प्रतिहार साम्राज्य की शक्ति कुछ कम होने लगी। उसके शासन के अंतिम काल में राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों के साम्राज्य पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए, जिनके कारण उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर कई कमजोर राजा आसीन हुए, जिनके शासनकाल में साम्राज्य का पतन होने लगा। अंत में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में कन्नौज के सिंहासन पर गहड़वालों ने अधिकार जमा लिया। पृष्ठ संख्या 147। नंबर 2 गहड़वाल राठौर वंश। कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना 11वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में चंद्रदेव ने की थी। इस समय तक प्रतिहारों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और उनके राज्य में चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। ऐसे स्थिति में चंद्रदेव ने चारों ओर शांति की स्थापना की। गहड़वाल वंश के अन्य शासकों में गोविंद चंद्र और विजय चंद्र का नाम प्रसिद्ध है। इन्होंने मुसलमानों से अपने राज्य की रक्षा की एवं अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। जयचंद्र इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। जयचंद्र का अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज से निरंतर संघर्ष चलता रहा, जिससे गढ़वाल की शक्ति क्षीण हो गई। परंतु बंगाल के सेन वंश के विरुद्ध जयचंद्र ने दक्षिण बिहार में अपनी शक्ति कायम रखी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराने के बाद 1194 ईस्वी में जयचंद्र पर भी आक्रमण किया और उसे चंदावर के युद्ध में पराजित किया। जयचंद्र संभवतः युद्ध में मारा गया। जयचंद्र संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष का आश्रयदाता था। गहड़वाल नरेश ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु बौद्ध धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण उदारतापूर्ण था। जयचंद्र के बाद इस वंश का पतन हो गया। कमौली दानपत्र से विदित होता है कि जयचंद्र की मृत्यु के उपरांत उसके 19 वर्षीय पुत्र हरीशचंद्र ने नाम मात्र के लिए गोरी की अधीनता स्वीकार करके कन्नौज का कार्यभार ग्रहण किया। उसके उपरांत कन्नौज पर चंदेलों का अधिकार हो गया। नंबर 3 अजमेर के चौहान। विद्वानों का मत है कि परमारों और चालुक्यों की भांति चौहान लोग भी गुर्जर या हूण जाति की शाखा के थे। इस वंश के राज्य का उदय वर्तमान जोधपुर राज्य की सीमा पर स्थित सांभर प्रदेश में हुआ। इस वंश के निम्नलिखित प्रमुख शासक थे। नंबर 1 अजयराज। अजयराज इस वंश का विख्यात शासक था। उसने अजयमरू वर्तमान अजमेर नगर बसाया। उसने इस नगर में राजप्रासाद और भव्य मंदिरों तथा भवनों का निर्माण करवाया। उसके पड़ोसी राजा चौहान के राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। ऐसी अवस्था में अजयराज ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। उसके समय में उसका मालवा के परमार नरेशों से संघर्ष हुआ। नंबर 2 विग्रहराज चतुर्थ बीसलदेव। विग्रहराज या बीसलदेव, जो 12वीं शताब्दी के मध्य शासन कर रहा था, अजमेर के चौहान नरेशों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली था। उसने तोमरों से दिल्ली को जीतकर इसे अपने अधिकार में लिया। विग्रहराज के अभिलेखों से सिद्ध होता है कि उसका राज्य उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों तक और दक्षिण में कम से कम उदयपुर जिले के जयपुर नामक स्थान तक फैला था। विग्रहराज एक उच्च कोटि का लेखक था और विद्वानों का आदर करता था। सोमदेव नामक प्रसिद्ध विद्वान उसकी राजसभा में रहता था। बीसलदेव ने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय स्थापित कराया। उसने हरिकेल नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की। नंबर 3 पृथ्वीराज तृतीय। विग्रहराज के अजमेर के चौहान नरेशों में सबसे अधिक ख्याति वाला शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज वीर योद्धा और वीर विजेता था। उसने चंदेल राजा परमार को पराजित किया। गढ़वाल राजा जयचंद्र के साथ पृथ्वीराज का संघर्ष चल रहा था। पृथ्वीराज तृतीय के समय में उसके राज्य पर मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, किंतु तराइन के इस प्रथम युद्ध में गौरी को पृथ्वीराज से हार खानी पड़ी। लेकिन एक ही वर्ष बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर फिर आक्रमण कर दिया और इस बार उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर बंदी बना लिया और बाद में मरवा डाला। विजयी सेना ने अजमेर को खूब लूटा। इसके बाद अजमेर के चौहान वंश की शक्ति नष्ट हो गई। नंबर 4 मालवा के परमार। प्राचीन मालवा राज्य का नाम अवंती था। इसमें उज्जैनी और विदिशा जैसे प्रसिद्ध नगर थे। 9वीं शताब्दी में मालवा पर परमार राजपूतों ने अपना अधिकार जमा लिया। इनके राज्य की राजधानी धारा थी। मालवा में आने के पहले परमार लोग संभवतः आबू पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश में रहते थे। मालवा के परमार नरेशों में निम्नलिखित मुख्य थे। नंबर 1 सियक या श्रीहर्ष। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में सियक या श्रीहर्ष प्रसिद्ध हैं। उसके ही शासनकाल में परमारों ने राष्ट्रकूटों से अपना राजनीतिक संबंध विच्छेद कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूट उनकी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना को सहन नहीं कर सके, अतः दोनों में बड़ा भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें श्रीहर्ष की विजय हुई।
श्रीहर्ष को हूणों से भी युद्ध करना पड़ा, जिसमें श्रीहर्ष की ही विजय हुई। इन विजयों के कारण परमार वंश की प्रतिष्ठा एवं मान में विशेष वृद्धि हुई। पृष्ठ संख्या 148। नंबर 2, मुंज। मुंज इस वंश का प्रतापी एवं विद्यानुरागी सम्राट था। मुंज ने कलचुरी राजा युवराज द्वितीय को पराजित किया और कई बार गुजरात तथा दक्षिणापथ पर आक्रमण किया। इसने चालुक्य नरेश तैलप को 6 बार पराजित किया था, किंतु 7वीं बार उसे स्वयं पराजित होना पड़ा और वो मार डाला गया। सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी उसका काल प्रसिद्ध है। उसने पद्मगुप्त, धनंजय और धनिक नामक विद्वानों को और हलायुद्ध नामक कवि को अपनी राज्यसभा में आदरपूर्ण स्थान दिया। वो स्वयं भी उच्च कोटि का कवि एवं साहित्यकार था। मुंज ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और धार नामक स्थान में मुंज सागर नामक एक बड़ी सी झील खुदवाई। नंबर 3, भोज। मुंज के बाद राजा भोज मालवा का शासक हुआ। भोज एक वीर योद्धा और महान विजेता था। उसकी गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। उसने कल्याणी के चालुक्य राजा को पराजित किया। सोलंकी और कलचुरियों के विरुद्ध भी उसने युद्ध किए। पोलका सम्राट ने अन्य राजाओं की सहायता से भोज को हराकर उसे तलवार के घाट उतार दिया। भोज निसंदेह मालवा का सबसे बड़ा एवं महान शासक था। वो साहित्य अनुरागी और विद्या का पोषक था। उसने धारा नगरी में एक महाविद्यालय स्थापित किया था, जहां पर विद्यार्थियों को विद्यापार्जन करने के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त थीं। इसके अतिरिक्त वो प्रजावत्सल शासक था। भोज के बाद परमार वंश की शक्ति क्षीण होने लगी। नंबर 4, जेजाग भुक्ति, बुंदेलखंड। जेजाग भुक्ति का राज्य बुंदेलखंड में था। प्रतिहार साम्राज्य के ध्वंसावशेषों पर जिन राज्यों का उदय हुआ, उनमें जेजाग भुक्ति या बुंदेलखंड के चंदेलों का राज्य काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र राजा हर्ष चंदेलों की वास्तविक महानता का संस्थापक था। इस वंश के प्रारंभिक राजाओं में यशोवर्मन का महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक प्रतापी राजा था। इसने चंदेल राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। यशोवर्मन का पुत्र धंग इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट था। वो विजेता और कला का आश्रयदाता था। उसने जयपाल को सुबुक्तगीन के आक्रमण के विरुद्ध सैनिक सहायता दी और खजुराहो में मार्कटेश्वर एवं प्रमथनाथ के 2 प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। धंग की मृत्यु गंगा यमुना के संगम प्रयाग में डूबकर हुई थी। विद्वानों का कथन है कि उसने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर संगम में जल समाधि लगाई थी। धंग के बाद चंदेल वंश की सत्ता गंड के हाथ में आई। उसने महमूद गजनवी के आक्रमण के विरुद्ध आनंदपाल की सहायता की। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव परमाल था। वो चौहान नरेश पृथ्वीराज से 1182 ईस्वी में पराजित हुआ। वो 1002 ईस्वी में कुतुबुद्दीन से पराजित हुआ और उसके अनेक भूभाग मुसलमानों के अधिकार में आ गए। 1564 ईस्वी तक इस राज्य का अस्तित्व बना रहा, तब इसे अकबर ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 5, त्रिपुरी के कलचुरी। इस राज्य पर कलचुरी वंश के शासकों का राज्य था। यह राज्य नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। इसकी राजधानी जबलपुर के निकट त्रिपुरी थी। इस वंश का इतिहास अंधकारमय है। त्रिपुरी में उत्खनन का कार्य चल रहा है। वहां के उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर इस वंश के बारे में नए तथ्य ज्ञात हो रहे हैं। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा तथा विद्धशाल मंजिका एवं विवरण रचित विक्रम अंक देव चरित से सभी कलचुरी वंश के शासनकाल के विषय में जानकारी मिलती है। कलचुरी वंश को चेदी वंश या हैहे वंश के नाम से भी जाना जाता है। कोक्कल, शंकरगढ़, युवराज प्रथम, लक्ष्मण राज, युवराज द्वितीय, गांगेय देव तथा लक्ष्मीकर्ण इस वंश के प्रसिद्ध राजा थे। नंबर 6, बंगाल के पाल और सेन। बिहार और बंगाल में पाल वंशीय नरेशों का शासन था। पाल नरेश बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पालों के पश्चात वहां सेन वंश का शासन स्थापित हुआ। ये लोग ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। 12वीं शताब्दी के अंत में मुसलमान आक्रमणकारियों ने इस राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। निष्कर्ष, विभिन्न राजपूत राजवंशों का जो विवरण ऊपर दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि इस युग में राजनीतिक सक्रियता काफी विद्यमान थी। पृष्ठ संख्या 149। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वीराज चौहान के विषय में आप क्या जानते हैं? उसकी पराजय के कारण बताइए। अथवा पृथ्वीराज चौहान के जीवन तथा उपलब्धियों का विवरण दीजिए। अथवा चौहान वंश के राजाओं का उल्लेख करते हुए पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इम्पोर्टेंट। अथवा पृथ्वीराज तृतीय राजपूत वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। 2003 KH। अथवा पृथ्वीराज तृतीय हिंदू भारत का महानतम सम्राट था, पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के प्रकाश में इस कथन की व्याख्या कीजिए। 2009 IH। अथवा पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट था, स्पष्ट कीजिए। 2010 LI। उत्तर, दिल्ली और अजमेर का चौहान वंश। राजपूतों में अजमेर का चौहान वंश प्रमुख माना जाता है। इस वंश का सबसे प्रभावशाली और पराक्रमी राजा विग्रहराज द्वितीय था। उस इतिहास में बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का अंतिम प्रतापी और चक्रवर्ती राजा पृथ्वीराज चौहान माना जाता है। चौहानों की वीरता की प्रशंसा अनेक विद्वानों ने की है। इनके संबंध में कर्नल टॉड ने लिखा है, चौहान्स वर द मोस्ट वैलियंट ऑफ द राजपूत्स।
किंतु चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं है। पृथ्वीराज के राजकवि चंद्रबरदाई ने अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न किए गए 4 योद्धाओं में से एक को चौहान स्वीकार किया है। अतः इसी से चौहान वंश की उत्पत्ति मानी जाती है। सामान्य रूप से इन्हें क्षत्रिय माना जाता है। प्रतिहार राज्य के विघटन के बाद अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में इस वंश के राजाओं ने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। उस वंश के प्रमुख शासकों का विवरण निम्नलिखित है। चौहान वंश के प्रमुख शासक। इस वंश का संस्थापक वासुदेव 551 ईस्वी था। वासुदेव के बाद का इतिहास अंधकारपूर्ण है। कहा जाता है कि 1105 से 1130 ईस्वी तक सामंतराज व अजयराज प्रथम को मिलाकर अनेक राजाओं ने अजमेर व उसके आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। इनके बाद अर्णोराज या अजयराज द्वितीय ने 1130 से 1150 ईस्वी तक शासन किया। चौहान वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासकों का विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1 अजयराज द्वितीय 1130 से 1150 ईस्वी। ये चौहान वंश का एक शक्तिशाली शासक था। सर्वप्रथम इसने अपने राज्य की शक्ति को बढ़ाया और वास्तु निर्माण कला को बड़ा प्रोत्साहन दिया। उसने कई बड़े बड़े मंदिरों एवं अजमेर नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। नंबर 2 विग्रहराज या बिसलदेव चतुर्थ 1153 से 1164 ईस्वी। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1153 से 1164 ईस्वी और डॉक्टर मजूमदार के अनुसार उसका शासनकाल 1150 से 1163 ईस्वी था। ये चौहान वंश का अत्यंत शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राजा था। इसने गहड़वाल राजा विजयचंद्र को परास्त कर कन्नौज तथा दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसने तुर्कों को आगे नहीं बढ़ने दिया और उन्हें अनेक बार खदेड़ कर दूर भगाया। विग्रहराज बहुत अधिक महत्वाकांक्षी एवं साहित्य प्रेमी था। इसने स्वयं हरिकेल नामक नाटक की रचना की। बिसलदेव ने अपने शासनकाल में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला था। सोमदेव नामक कवि ने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक में उसकी विशेष प्रशंसा की है। नंबर 3 पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान 1179 ईस्वी से 1192 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका पुत्र अपरगांग्य गद्दी पर बैठा, किंतु शीघ्र ही जगद्देव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं शासक बन बैठा। उसने 1169 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद सोमेश्वर ने 1169 ईस्वी से 1177 ईस्वी तक शासन किया। सोमेश्वर के बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय चहमान वंश की राजगद्दी पर आसीन हुआ। जिस समय पृथ्वीराज गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु 11 वर्ष ही थी। अतः उसकी माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में मुख्यमंत्री कदम्बवास की सहायता से राज्य कार्य संचालित किया। पृष्ठ संख्या 150। कदम्बवास बड़ा योग्य और स्वामी भक्त सेवक था। भुवनेक मल्ल नामक एक अन्य मंत्री ने भी उसकी सहायता की। पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजयों का श्रेय इन्हीं दोनों मंत्रियों को दिया जाता है। सन 1180 ईस्वी के लगभग पृथ्वीराज चौहान ने शासन सूत्र अपने हाथों में ले लिया। शीघ्र ही पृथ्वीराज को अनेक शक्तिशाली राजाओं से लोहा लेना पड़ा। पृथ्वीराज ने आक्रामक नीति अपनाकर अपने विरोधियों को नतमस्तक किया। उसकी प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार रहीं। रोमन नंबर 1 नागार्जुन के विद्रोह का दमन। सन 1180 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र नागार्जुन ने पृथ्वीराज के विरुद्ध विद्रोह करके गुड़पुर पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने नागार्जुन के विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त की। रोमन नंबर 2 भंडानको का दमन। सन 1182 ईस्वी में भंडानको ने विद्रोह कर दिया। इनके राज्य में भिवानी, रेवाड़ी तथा अलवर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित थे। पृथ्वीराज ने इनके विद्रोह का दमन करके इन क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। रोमन नंबर 3 चंदेलों से युद्ध। पृथ्वीराज रासों से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज ने चंदेल राजा परमारुदेव पर विजय प्राप्त की थी। मदनपुर अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि होती है, लेकिन पृथ्वीराज की चंदेल साम्राज्य पर विजय अस्थायी रही थी। रोमन नंबर 4 गुजरात पर आक्रमण। पृथ्वीराज रासों से पता चलता है कि पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर और चालुक्य नरेश भीम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भीम द्वितीय ने सोमेश्वर का वध करके नागौर पर अधिकार कर लिया था। अतः पृथ्वीराज ने राजा बनते ही अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध भीम का वध करके लिया। लेकिन पृथ्वीराज रासों का यह विवरण संदिग्ध है, क्योंकि भीम द्वितीय के गद्दी पर बैठने से पूर्व ही सोमेश्वर की मृत्यु हो चुकी थी। चालुक्य अभिलेखों के अनुसार चहमानों और चालुक्यों के मध्य संघर्ष 1184 ईस्वी के उपरांत हुआ था। रोमन नंबर 5 गहड़वालों से संबंध। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक जयचंद था। राजा जयचंद एक शक्तिशाली शासक था और उसके अनेक विजय प्राप्त की थी। चंद्रबरदाई के अनुसार राजा जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया और पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उसे स्वयंवर समारोह में आमंत्रित नहीं किया। इससे क्रुद्ध होकर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया। इससे दोनों के मध्य घोर शत्रुता हो गई, जिसका लाभ कालांतर में मोहम्मद गौरी ने उठाया। रोमन नंबर 6 तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य पहला संघर्ष 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में हुआ। पृथ्वीराज की सेना के भीषण आक्रमण और विशाल संख्या के समक्ष गौरी के सैनिक टिक न सके। शीघ्र ही गौरी की सेना पराजित होकर भागने को बाध्य हुई। स्वयं गौरी भी घायल हुआ, किंतु वो किसी प्रकार युद्ध क्षेत्र से भागने में सफल हो गया।
पृथ्वीराज ने भागती हुई सेना का पीछा न करके एक भयंकर भूल की और इस भूल का परिणाम उसे शीघ्र ही भुगतना पड़ा। भारतीय इतिहास में तुर्कों की यह सबसे बड़ी हार एवं राजपूतों की अंतिम विजय थी। रोमन नंबर 7, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। मोहम्मद गौरी अपनी अपमानजनक पराजयों को भूल नहीं सका और अगले ही वर्ष 1,30,000 घुड़सवारों के साथ तराइन के मैदान में आकर डट गया। गौरी ने पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। इस पर पृथ्वीराज स्वयं एक विशाल सेना लेकर तराइन के मैदान में पहुंच गया। पृथ्वीराज ने गौरी के पास संदेश भिजवाया कि यदि वो वापस लौट जाए तो वो गौरी को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। इस पर गौरी ने चालाकी से काम लेते हुए पृथ्वीराज के पास वो कहलवाया कि वो अपने भाई मोइनुद्दीन की आज्ञा से भारत पर आक्रमण करने आया है, अतः इस संबंध में भाई से अनुमति लेनी आवश्यक है तथा मैं अपने भाई के पास संदेश भेज रहा हूँ। इस सूचना को पाकर पृथ्वीराज की सेना विश्राम करने लगी। इसी समय गौरी के अचानक उस पर आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप पृथ्वीराज की सेना में भगदड़ मच गई। फिर भी राजपूत सेना ने तुर्कों से भयंकर युद्ध किया, किंतु अंत में उन्हें पराजित होना पड़ा। पृष्ठ संख्या 151। इस युद्ध में 1 लाख भारतीय सैनिक मारे गए और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। बाद में पृथ्वीराज की हत्या कर दी गई। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के पराजित होने के प्रमुख कारणों में मोहम्मद गौरी की धूर्तता तथा छल भरी नीति, जयचंद से पृथ्वीराज को सहायता न मिलना तथा प्रथम तराइन युद्ध के बाद पृथ्वीराज का विलासी हो जाना था। वस्तुतः पृथ्वीराज तृतीय एक वीर तथा योग्य सेनापति था, किंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। यही कारण था कि वो अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी गौरी से पराजित हो गया। डॉक्टर डीसी गांगुली ने तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय ने न केवल चाहमानों की राजशक्ति को समाप्त कर दिया, वरन भारत के लिए भी दुर्दशा का कारण बनी। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार इस युद्ध ने शाकंभरी के चाहमानों के प्रभुत्व को यथार्थ में समाप्त कर दिया। रोमन नंबर 8, विद्वानों का संरक्षक। पृथ्वीराज तृतीय विद्वानों का संरक्षक तथा आश्रयदाता था। उसके दरबार में जगनिक, जनार्दन, विद्यापति आदि अनेक विद्वान आश्रय पाते थे। पृथ्वीराज रासों का रचयिता जंदबरदाई उसका दरबारी कवि था। नंबर 4, हरिराज 1192 से 1198 ईस्वी। पृथ्वीराज के बाद चाहमान वंश का पतन सुनिश्चित हो गया। यद्यपि उसके भाई हरिराज ने अजमेर पर पुनः अधिकार करके 1198 ईस्वी तक उस पर शासन किया। बाद में दिल्ली पर आक्रमण करने पर तुर्कों से हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार चाहमान राजवंश का सूर्यास्त हो गया। प्रश्न संख्या 4, भारतीय इतिहास में राजपूत कला का क्या महत्व है? तत्कालीन राज संस्था तथा संस्कृति का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2003 KJ, KK। अथवा राजपूत युगीन संस्कृति पर प्रकाश डालिए। 2004 MJ, 2007 KG, 2011 IF। अथवा राजपूतकालीन कला एवं साहित्य के विकास पर प्रकाश डालिए। 2007 KL। अथवा राजपूतकालीन साहित्य एवं कला पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। उत्तर, राजपूतकालीन संस्कृति। राजपूत काल के समाज और धर्म का विवरण इस समय के साहित्य, राजाओं के अभिलेख तथा विदेशियों के यात्रा विवरण से प्राप्त होता है। इस काल के जीवन पर सबसे अधिक प्रकाश अरब यात्रियों के लेख डालते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से राजपूत काल को बहुत उत्कृष्ट नहीं कहा जा सकता और इसके सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में भी गिरावट साफ दिखाई पड़ती है। मंदिर निर्माण कला में राजपूत युग की सफलता हमें आश्चर्य में डालती है, किंतु इस क्षेत्र में भी काफी बनावटीपन दृष्टिगत होता है। सामाजिक जीवन में सबसे प्रमुख प्रवृत्ति कूप मंडूकता की रही है, जिसका विस्तार के साथ अल-बरूनी ने उल्लेख किया है। नंबर 1, सामाजिक जीवन। जाति प्रथा की जटिलता। विचाराधीन काल में चारों वर्णों का अस्तित्व तो पूर्ववत बना ही रहा, साथ ही प्रत्येक वर्ण अनेक शाखाओं में विभाजित हो गया। जाति प्रथा जटिल हो रही थी और छुआछूत की भावना बल पकड़ रही थी। जातियों के उपविभाजन से अनेक उपजातियां बन गई थीं। वर्णाश्रम धर्म का पालन एवं उसकी रक्षा राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। पाल वंश के लेखों में धर्मपाल तथा विग्रहपाल राजाओं को जाति व्यवस्था के रक्षक की पदवी दी गई है। अल-बरूनी ने राजपूत काल की जाति प्रथा के विषय में लिखा है कि हिंदुओं की कट्टरता का शिकार विदेशी जातियां हैं। वे उन्हें मलेच्छ अथवा अपवित्र समझते थे। वे उनके साथ खान पान, विवाह आदि संबंध नहीं रखते थे। वे समझते थे कि ऐसा करने से वे पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। इस युग के आरंभ में अनुलोम विवाहों का प्रचलन था, किंतु बाद में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिलोम विवाह को पहले से ही शास्त्रकारों ने अनुचित ठहरा दिया था। विभिन्न जातियों में भोजन पान के संबंध कम होते जा रहे थे और अपनी ही जाति में विवाह करना नियम बनता जा रहा था। जाति पाति की जटिलता के कारण लोगों के विचारों में संकीर्णता आ गई थी और राष्ट्रीय भावना का अंत हो गया था। पृष्ठ संख्या 152, स्त्रियों की दशा। राजपूत काल में स्त्रियों की दशा में पिछले युगों की अपेक्षा कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। कुछ मामलों में उनकी स्थिति पहले की अपेक्षा गिर गई। सती प्रथा, पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह का प्रचलन था। विधवा विवाह वर्जित था। फिर भी स्त्रियां सुशिक्षित होती थीं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भाग लेती थीं। राजपूत काल में स्त्रियों द्वारा शासन कार्य संभाले जाने के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं। कश्मीर में दिद्धा तथा वारंगल में रुद्रांबा नाम की नारियों ने शासन किया था।
राजपूत काल में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में विदुषी स्त्रियां विद्वानों के साथ स्वेच्छापूर्वक वाद विवाद करती थीं। स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त थे। नंबर 2, धार्मिक दशा। धार्मिक क्षेत्र में कुप्रवृत्तियां। हर्षकालीन भारत के धार्मिक जीवन में कुछ विकार आ गए थे। बौद्ध विहार व्यभिचार और अनाचार के केंद्र बनते जा रहे थे और बौद्ध धर्म में अनेक ऐसे संप्रदाय उठ खड़े हुए जिनकी पूजा उपासना पद्धति विभत्स क्रियाओं से परिपूर्ण थी। वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण के अवतार को मानवीय लक्षणों से युक्त दिखलाया गया, जिससे वो अधिक लोकप्रिय हो गया, किंतु इस युग के अंत तक राधा कृष्ण के संप्रदाय में अतिशय श्रृंगारिकता का समावेश हो गया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम में तंत्रवाद का प्रचार हुआ, जो धर्म का विकृत रूप प्रकट करता है। कुप्रवृत्तियों को दूर करने के प्रयत्न। धार्मिक जीवन के विकारों को दूर करने के लिए इस युग में समय समय पर सुधारकों, संत महात्माओं ने जन्म लिया और नए नए संप्रदाय उत्पन्न हुए, जिनके सिद्धांत ऊंचे और धार्मिक क्रियाएं सरल तथा पवित्रतापूर्ण थीं। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के प्रसिद्ध प्रचारक और नवजीवन दाता के रूप में पैदा हुए। कुमारिल भट्ट ने यह सिद्ध किया कि प्राचीन वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान से ही मोक्ष संभव है। उन्होंने वेद विरोधी बौद्ध धर्म का जोरों से खंडन किया और वेदों की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की। शंकराचार्य ने लोगों के धार्मिक जीवन में नई चेतना का संचार किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और ये जगत माया है। शैव और वैष्णव दोनों संप्रदायों में संत महात्मा उत्पन्न हुए। दक्षिण में वैश्य संप्रदाय का स्वरूप प्रारंभ से ही बड़ा ऊंचा और दिव्य था। नाथ मुनि, यामुनाचार्य और रामानुज प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। राजपूत काल में बौद्ध धर्म की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा था एवं उनकी पूजा होने लगी थी। वज्रयान नामक एक अन्य संप्रदाय ने बौद्ध धर्म के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तीव्र कर दी। धार्मिक सहिष्णुता। राजपूत काल में धार्मिक सहिष्णुता पूरी तरह विद्यमान थी। एक ही वंश के लोग विभिन्न देवताओं की उपासना करते थे। प्रतिहार राजा अपने उपास्य देव की पूजा के अतिरिक्त अन्य अनेक देवताओं की उपासना किया करते थे। वत्सराज और महेंद्रपाल द्वितीय शिव के उपासक थे, किंतु नागभट्ट द्वितीय मिहिर भोज और महेंद्रपाल भगवती के आराधक थे। रामभट्ट और महिपाल सूर्य के परम भक्त थे। नंबर 3, शिक्षा एवं साहित्य। शिक्षा। इस युग में शिक्षा का खूब प्रचार था। राजपूत राजा शिक्षा संस्थाओं को प्रचुर दान देते थे। नालंदा, विक्रमशिला, काशी, उज्जैन और कांची इस समय शिक्षा के महानतम केंद्र थे। परमार राजा भोज ने धारा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। साहित्य। इस युग में साहित्यिक प्रगति भी खूब हुई। राजपूत शासक विद्वानों की सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। इस युग में अनेक नाटकों, काव्य ग्रंथों, आख्यायिकाओं एवं ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। साथ ही ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद एवं दर्शन पर उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। इस काल के नाटककारों में भवभूति, राजशेखर, कृष्ण मिश्र एवं भट्ट नारायण अग्रगण्य थे। भवभूति ने उत्तर रामचरित, महावीर चरित तथा मालती माधव नामक नाटकों की रचना की, जो संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्र उदय एवं भट्ट नारायण ने वेणी संहार नामक नाटकों की रचना की। माघ, भट्टी, श्रीहर्ष तथा जयदेव इस युग के विख्यात कवि थे। माघ ने शिशुपाल वध, भट्टी ने भट्टी काव्य, श्रीहर्ष ने नैषध चरित तथा जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। पृष्ठ संख्या 153। दश कुमार चरित के लेखक दंडे इस युग के प्रसिद्ध गद्य लेखक थे। पंचतंत्र, हितोपदेश तथा कथा सरित सागर नामक ग्रंथ इसी युग की देन है। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हण की राजतरंगिणी का विशेष महत्व है। इसमें कश्मीर का इतिहास है। जीवन चरित्र में वेल्हण का विक्रमांक देव चरित एवं बल्लाल का भोज प्रबंध विशेष उल्लेखनीय है। राजा भोज ने आयुर्वेद सर्वस्व एवं विज्ञानेश्वर ने धर्मशास्त्र पर मिताक्षरा नाम का महाभाष्य लिखा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजपूत राजाओं के आश्रय में साहित्य की सभी शाखाओं की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस युग के ग्रंथ हमारी संस्कृति की अमूल्य निधि माने जाते हैं। इस प्रकार इस काल में राज्य के संरक्षण में काव्य, नाटक, इतिहास, ज्योतिष तथा चिकित्सा आदि पर महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रयन हुआ। नंबर 4, कला की उन्नति। राजपूत युग में भवन निर्माण कला की विशेष प्रगति हुई। इस युग में निर्मित मंदिर, किले एवं राजप्रसाद भारतीय कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चित्तौड़, रणथंभौर, ग्वालियर, मांडू, कालिंजर, जोधपुर आदि के किले आज भी अपना मस्तक उठाए खड़े हैं। इन किलों के निर्माण में भारतीय वास्तुकारों ने कमाल कर दिखाया है। राजपूत राजाओं को मंदिर बनवाने का विशेष शौक था। इस युग में निर्मित कुछ एक मंदिर भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर हैं। भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर, खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर एवं आबू तथा गिरनार के जैन मंदिर को शिखरों से विभूषित करना एवं उनकी दीवारों पर मूर्तियां खोदना इस कला की प्रमुख विशेषता है। एलोरा का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम के रथ मंदिर, कांची के पल्लव मंदिर, होयसल वंश के शासकों द्वारा निर्मित वेलूर का मंदिर और द्वार समुद्र का चालुक्य मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि राजपूत युग अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए भारतीय इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। निष्कर्ष।
सामाजिक दृष्टि से यह काल जटिलता का काल था। यही कारण है कि हमें इस समय के सामाजिक जीवन में उस स्फूर्ति और उत्साह के दर्शन नहीं होते जो कि गुप्त काल तक के भारतीय जीवन की विशेषता थी। धार्मिक दृष्टि से इस काल में अनेक बुराइयां आ गई थीं, किंतु शंकराचार्य का उदय इस युग के गौरव को बढ़ा देता है। प्रश्न संख्या 5, तुर्कों के विरुद्ध संघर्ष में हिंदू राजाओं की पराजयों के कारण बताइए। 2004 MF, 2005 JA। अथवा राजपूतों की पराजय के प्रमुख कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 2000, 2003 KL, 2004 MD। अथवा राजपूतों में अद्भुत शौर्य, अदम्य उत्साह तथा युद्ध पराक्रम था, तथापि वे मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध में पराजित हुए, क्यों? अथवा मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 2002 TU। अथवा राजपूत कौन थे, उनके पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। 2007 KH, 2011 IJ। अथवा राजपूतों की असफलता के कारणों की विस्तृत समीक्षा कीजिए। 2008 IU। अथवा राजपूतों के विरुद्ध तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे। 2010 LI। उत्तर, राजपूतों की पराजय के कारण। आश्चर्य की बात है कि शूर वीरोचित गुणों के होते हुए भी राजपूतों को पराजित होना पड़ा। मुसलमानों की इस सफलता के कारणों का अध्ययन मुख्य रूप से 4 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 154। नंबर 1, सैनिक कारण। सैनिक कारणों को निम्नलिखित उपशीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। नंबर 1, राजपूतों के दोषपूर्ण सैनिक संगठन। राजपूतों का सैनिक संगठन दोषपूर्ण था। उन्होंने न तो आधुनिक रणशैली अपनाई और न ही वे आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनके पास स्थायी एवं प्रशिक्षित सेना का अभाव रहता था। राजपूत सैनिक अपने सेनापति के ऊपर ही अवलंबित रहते थे। सेनानायक के गिरते ही उनका उत्साह और वीरता लुप्त हो जाती थी। सेना में हाथियों का प्रयोग भी हानिकारक सिद्ध होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिस हाथी पर राजपूतों का सेनापति आरूढ़ होता था, वो हाथी ही रणभूमि से भाग निकलता था, जिससे राजपूत सैनिक ये समझकर कि उनका नेता रणभूमि से भागा जा रहा है, मैदान ही छोड़ देते थे। राजपूतों की सेना में पैदल सैनिकों की संख्या अधिक होती थी, जो मुसलमानों की अश्वारोही सेना का सामना नहीं कर पाते थे। इससे मुसलमानों को बड़ा लाभ पहुंचता था। नंबर 2, मुसलमानों द्वारा नवीनतम शस्त्रास्त्रों का प्रयोग। मुस्लिम सेना के शस्त्रास्त्र काफी वैज्ञानिक तथा तेज और नुकीले होते थे। वे तीरों का बहुत अधिक प्रयोग करते थे, जबकि राजपूत अधिकतर तलवार के भरोसे रहते थे। धनुष बाण के कारण मुस्लिम सैनिक दूर से ही निशाना मार सकते थे और राजपूत योद्धाओं से सदा कुछ दूरी पर रहकर उनकी तलवारों से अपने को बचा लेते थे। दाहिर के हाथी को तीर का घाव ही लगा था, जिससे वो रणभूमि छोड़कर भाग पड़ा था। तीर के निशाने से ही जयचंद रणभूमि में आहत होकर गिर पड़ा था। शस्त्रास्त्रों के गलत प्रयोग से भी राजपूतों को सफलता प्राप्त हुई। नंबर 3, राजपूतों में रक्षित सेना का अभाव। राजपूत राजा रक्षित सेना नहीं रखते थे। उनकी पूरी सेना एक बार ही युद्ध में संलग्न हो जाती थी और आवश्यकता के समय पर वे अतिरिक्त सेना का प्रयोग नहीं कर सकते थे। मुसलमानों की सेना में रक्षित सेना अवश्य रखी जाती थी। कठिन परिस्थिति के उत्पन्न होने पर वे इसका प्रयोग करते थे। इससे युद्ध करने वाली सेना को विशेष सहायता प्राप्त होती थी। उसमें साहस तथा उत्साह का संचार होता था और वे सरलता से हिंदुओं को पराजित कर देते थे। नंबर 4, युद्ध में नैतिकता को प्रमुखता। राजपूत युद्ध में भी नैतिकता को नहीं छोड़ते थे। निहत्थे और असावधान शत्रु पर हमला नहीं करते थे। सत्य और दया को प्रमुखता देते थे। छल कपट को पाप मानते थे। इसके विपरीत तुर्क हमलावर छल, कपट, धोखा, क्रूरता और झूठ के पक्षपाती थे। पृथ्वीराज ने गौरी की कई बार जान बख्शी थी, लेकिन उसी गौरी ने निहत्थे पृथ्वीराज की हत्या कर दी। नंबर 2, राजनीतिक कारण। राजपूतों की हार के निम्नलिखित राजनीतिक कारण प्रमुख थे। नंबर 1, राजनीतिक एकता का अभाव। राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव था। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य स्वतंत्र था और वे एक दूसरे से संघर्ष करते थे। मुस्लिम आक्रमण के रूप में एक सामान्य विपत्ति आ पड़ने पर भी राजपूत नरेश बहुत कम अवसरों पर एक होकर शत्रु से लड़े। राजपूत नरेश पारस्परिक झगड़ों में इतने संलग्न रहते थे कि देश की सीमा रक्षा की ओर उनका कभी ध्यान ही नहीं गया। राजपूतों की आपस की फूट के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को उनसे अलग अलग लड़ना पड़ा। इससे विभिन्न राजपूत घरानों की पराजय निश्चित हो गई। नंबर 2, राष्ट्रीयता का अभाव। विभिन्न राज्यों में विभाजित होने से भारत में राष्ट्रीयता का अभाव था। उन्होंने कभी भी पूर्ण रूप से एक होकर आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया। भारतीय जनता अपना कर्तव्य अपने राजा के प्रति ही समझती थी और वो अन्य भागों की हलचल से पूर्णतया तटस्थ रहती थी। देश की रक्षा का भार राजपूतों पर था और अन्य जाति के लोग इस तरफ से पूर्णतया उदासीन थे। नंबर 3, पश्चिमोत्तर सीमा का आरक्षित होना। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रश्न भारतीय इतिहास में बड़ा ही जटिल एवं महत्वपूर्ण रहा है। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए थे इसी ओर से हुए। इस समय खासतौर से इसकी रक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व केवल पंजाब के शासकों पर था, जो पारस्परिक संघर्ष के कारण इस ओर ध्यान ही नहीं दे सके।
आक्रमणकारी सरलता से बिना किसी रुकावट के पंजाब को विजित करके उसको अपनी अन्य विजयों तथा आक्रमण का आधार बना लेते थे। पृष्ठ संख्या 155। नंबर 3, सामाजिक कारण। राजपूतों की हार के लिए देश की सामाजिक व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार उत्तरदायी थी। नंबर 1, मुसलमानों में भ्रातृत्व की भावना। इस समय के हिंदू समाज में उस सामाजिक और भाईचारे की भावना का अभाव था जो मुसलमानों के सामाजिक संगठन की एक विशेषता थी। मुसलमान भाईचारे की भावना से अनुप्राणित होकर एक दूसरे से आपस में मिलजुल सकते थे और इस प्रकार उनमें एकता की भावना के कारण संघ शक्ति विद्यमान थी। हिंदू समाज की ऊंच नीच की इस भावना ने देश को कमजोर बना दिया। उसमें संगठन और एकता का अभाव था। नंबर 2, हिंदू समाज में राजनीतिक चेतना का अभाव। हिंदू समाज में सामूहिक भावना और सामाजिक चेतना का अभाव था, जिससे मुसलमानों के लिए हिंदुओं पर विजय प्राप्त करना सरल कार्य हो गया था। साधारण हिंदू लोग राजनीतिक घटनाओं का महत्व नहीं समझते थे। यदि राजपूत सेनाओं को समाज की जनशक्ति का समर्थन प्राप्त होता तो मुस्लिम आक्रमणकारी उन्हें पराजित न कर पाते। हिंदू समाज में सैन्य कर्तव्य एक जाति विशेष के लोगों के लिए सीमित थे, लेकिन मुसलमान आक्रमणकारी मध्य एशिया से अपनी सेना के लिए प्रचुर संख्या में सैनिक भर्ती कर सकते थे। नंबर 3, हिंदुओं में सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का बाहुल्य। हिंदू समाज में उस समय सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों की बहुलता थी। राजपूतों में मादक द्रव्यों का प्रयोग, युद्ध क्रीड़ा, व्यक्तिगत अहंकार तथा राग द्वेष की भावना, अंधविश्वास आदि दुर्गुणों के कारण उनकी सैनिक शक्ति को क्षति पहुंची। नंबर 4, जाति प्रथा। जाति प्रथा ने सामाजिक एकता में बाधा पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप ऊंच नीच, छोटे बड़े की भावना पैदा हुई और इस कारण भी राजपूतों की सैनिक शक्ति कमजोर हुई। नंबर 5, धार्मिक कारण। नंबर 1, मुसलमानों का मजहबी उन्माद। मुस्लिम सैनिकों में मजहबी उन्माद था। मुसलमानों के मजहबी उन्माद ने उनके अंदर गैर मुस्लिमों के विरुद्ध द्वेष की जो आग सुलगाई, उसके बल पर वे सदैव मोर्चा लेने के लिए तैयार रहा करते थे और मरने मारने को श्रेयस्कर समझते थे। हिंदुओं में इस प्रकार की भावना का पूर्णतया अभाव था। इसी कारण मुसलमान सैनिक युद्ध में हिंदुओं की अपेक्षा अधिक उत्साह का परिचय देते थे। इसके अतिरिक्त मुसलमान लोग भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। नंबर 2, मंदिरों में धन की प्रचुरता। हिंदुओं के मंदिरों में अपार धन संचित रहता था, जिससे मुसलमान आक्रमणकारियों को मंदिरों के ऊपर आक्रमण करने की प्रेरणा प्राप्त होती थी। सोमनाथ के मंदिर से महमूद गजनवी अपार धनराशि लूट कर ले गया था और धन के प्रलोभन के कारण ही उसने बार बार भारत पर आक्रमण किए। मंदिरों की लूट से जो धन प्राप्त होता था उसका एक बड़ा भाग मुसलमान सैनिकों में वितरित कर दिया जाता था, जिससे वे लोभ में लड़ने के लिए तैयार रहते थे। पृष्ठ संख्या 156। प्रश्न संख्या 6, राजा भोज अपने युग का प्रकांड पंडित था। समालोचना कीजिए अथवा परमार वंश के राजाओं का उल्लेख करते हुए राजा भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 2006 HR। उत्तर, मालवा का परमार वंश। परमार राजपूत पहले प्रतिहार राजाओं के सामंत थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पराक्रम और शक्ति से अपना राज्य स्थापित कर लिया। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक श्रीहर्ष था। राजपूतों के अन्य वंशों की भांति परमार वंश की उत्पत्ति के संबंध में भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन यह निश्चित है कि इस वंश का उदय 10वीं शताब्दी में मालवा में हुआ था। इस वंश को स्थापित करने वाला महानरेश राजा उपेंद्र राज कृष्णराज 790 से 1817 ईस्वी था। इस वंश के 3 शासक अत्यंत ख्याति प्राप्त एवं पराक्रमी हुए थे। इन तीनों शासकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। नंबर 1, सियक हर्ष 945 से 972 ईस्वी। सियक हर्ष 945 ईस्वी में मालवा की राजगद्दी पर बैठा। उस समय भारत में चारों ओर अशांति का साम्राज्य था। सियक हर्ष को प्रारंभ में राष्ट्रकूटों से अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए अनेक युद्ध करने पड़े। इन युद्धों से उसे प्रत्येक बार विजयश्री प्राप्त हुई। इन विजयों के कारण उसके मान एवं वंश की प्रतिष्ठा में अत्यधिक वृद्धि हुई। महान सियक हर्ष की 972 ईस्वी में मृत्यु हो गई। नंबर 2, वाकपति द्वितीय या मुंजराज 973 से 996 ईस्वी। यह परमार वंश का परम विद्वान, साहित्य प्रेमी एवं प्रतापी राजा था। उसने सर्वप्रथम चेदी, चोल एवं केरल आदि प्रदेशों को विजित किया। वो एक कुशल सेना नायक भी था। उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय चालुक्य नरेश तैलप द्वितीय के विरुद्ध हुई थी। मुंज ने लाठ, चोल, कलचुरी आदि के शासकों को पराजित कर उत्पल राज की उपाधि धारण की। वाकपति मुंज के शासनकाल में कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई थी। नंबर 3, राजा भोज 1010 से 1055 ईस्वी। भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। वो एक कुशल सेनानायक तथा कला एवं साहित्य का प्रेमी भी था। उसके शासनकाल में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। उसका चालुक्यों से हमेशा संघर्ष होता रहता था। ऐसे ही एक युद्ध के मध्य उसकी मृत्यु हो गई। राजा भोज ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक राज्य किया था। उसके शासनकाल में साहित्य, व्याकरण, गणित, औषधि, विज्ञान, वास्तुकला आदि की अत्यधिक उन्नति हुई। उसके शासनकाल में जनता सुखी और संपन्न थी।
डॉक्टर मजूमदार के अनुसार राजा भोज सिंधुराज का पुत्र एवं उसका उत्तराधिकारी था। वो 1000 ईस्वी के लगभग सिंहासन आरूढ़ हुआ था और उसने 50 वर्ष से अधिक शासन किया था। एक अभिलेख में भोज को कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। उसने व्याकरण, ज्योतिष, अलंकार, विज्ञान, धर्म, औषधि विज्ञान आदि पर अनेक ग्रंथ लिखे थे। उसका दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा रहता था। धारा नगरी में उसने एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इन सभी उपलब्धियों के कारण राजा भोज को सरस्वती पंडित कहा जाता है। उसने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक एक नगर भी बसाया था। इस नगर के निकट उसने एक झील का निर्माण भी कराया था। इस प्रकार एक महान निर्माता और लोकहितकारी शासक के रूप में भोज को इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। राजा भोज की मृत्यु के पश्चात जयसिंह और उदयादित्य नामक राजाओं ने शासन किया। अंत में 1305 ईस्वी में खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर मालवा के परमार वंशीय राजाओं द्वारा शासित क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस प्रकार ये राजवंश समाप्त हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, राजपूतों की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत बताइए। 2004 MH। उत्तर। नंबर 1, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। नंबर 2, अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। नंबर 3, भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। नंबर 4, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 2, राजपूतों को विदेशी मानने वाले 2 विद्वानों के नाम लिखिए। 2003 KG। उत्तर। नंबर 1, कर्नल टॉड एवं नंबर 2, विलियम क्रुक। प्रश्न संख्या 3, राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुंड सिद्धांत से आप क्या समझते हो? उत्तर। ऐसी मान्यता है कि जब राक्षस यज्ञों में बाधा पहुंचा रहे थे तब वशिष्ठ मुनि ने एक यज्ञ किया और अग्निकुंड से 4 प्रमुख योद्धा उत्पन्न हुए। ये 4 योद्धा थे परमार, चाहमान, प्रतिहार और चालुक्य। इन चारों से ही राजवंश चल पड़े, परंतु अग्निकुंड से मानव उत्पन्न हो जाए ये सिद्धांत विश्वसनीय नहीं जान पड़ता। प्रश्न संख्या 4, राजपूत काल में साहित्य की क्या प्रगति हुई? उत्तर। राजपूत काल में साहित्य की बहुत प्रगति हुई। अनेक राजपूत राजा तो स्वयं विद्वान तथा साहित्यकार थे तथा उनके दरबारों में भी विद्वान संरक्षण पाते थे। इस काल में संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें भवभूतिकृत उत्तर रामचरित तथा राजशेखर द्वारा लिखित कर्पूर मंजरी प्रमुख है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, माघकृत शिशुपालवध, जयदेव का गीत गोविंद तथा चंद्रबरदाई का चर्चित ग्रंथ पृथ्वीराज रासो इसी काल में रचे गए हैं। प्रश्न संख्या 5, 4 प्रमुख राजपूत राज्यों के नाम तथा उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। उत्तर। वंश। रोमन नंबर 1, परमार वंश। राजधानी धारा नगरी। वंश। रोमन नंबर 2, चाहमान वंश। राजधानी अजमेर। वंश। रोमन नंबर 3, चंदेल वंश। राजधानी महोबा। वंश। रोमन नंबर 4, गुर्जर प्रतिहार वंश। राजधानी कन्नौज। प्रश्न संख्या 6, राजपूत काल में निर्मित 4 मंदिरों के नाम लिखिए। उत्तर। रोमन नंबर 1, कोणार्क का सूर्य मंदिर। रोमन नंबर 2, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। रोमन नंबर 3, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। रोमन नंबर 4, खजुराहो के मंदिर। प्रश्न संख्या 7, राजपूत काल के 4 नाटककारों के नाम लिखिए। उत्तर। रोमन नंबर 1, राजशेखर। रोमन नंबर 2, कृष्ण मिश्र। रोमन नंबर 3, भवभूति और रोमन नंबर 4, भट्ट नारायण। प्रश्न संख्या 8, राजपूत काल के 4 कवियों के नाम लिखिए। उत्तर। रोमन नंबर 1, जयदेव। रोमन नंबर 2, चंद्रबरदाई। रोमन नंबर 3, कल्हण तथा रोमन नंबर 4, राजशेखर। प्रश्न संख्या 9, अलबरूनी कौन था? उसने राजपूतों के विषय में क्या लिखा है? उत्तर। अलबरूनी एक मुस्लिम यात्री था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि राजपूत बड़े दंभी, हठी और अहंकारी होते हैं। उनके विचार में उनके देश के समान अन्य कोई देश नहीं, उनके धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है तथा उनके साहित्य एवं विज्ञान के समान अन्य कोई साहित्य एवं विज्ञान नहीं है। वे न तो किसी से कुछ सीखना चाहते हैं, न किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 10, मुसलमानों के विरुद्ध राजपूतों की हार के 4 सैनिक कारण लिखिए। 2003 KF, 2005 IV। उत्तर। नंबर 1, राजपूतों की युद्ध प्रणाली पुराने ढंग की थी। नंबर 2, उनके अस्त्र शस्त्र भी पुराने ढंग के थे। नंबर 3, राजपूत रक्षित सेना नहीं रखते थे। नंबर 4, हाथियों का प्रयोग भी कभी कभी हानिकारक सिद्ध होता था। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 11, राजपूतों की पराजय के कारणों का वर्णन कीजिए अथवा तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2010 LL अथवा राजपूतों की पराजय के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 2010 IF। उत्तर। नंबर 1, राजनैतिक एकता का अभाव।
राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव था। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य स्वतंत्र था और वे एक दूसरे से संघर्ष करते थे। मुस्लिम आक्रमण के रूप में एक सामान्य विपत्ति आ पड़ने पर भी राजपूत नरेश बहुत कम अवसरों पर एक होकर शत्रु से लड़े। राजपूत नरेश पारस्परिक झगड़ों में इतने संलग्न रहते थे कि देश की सीमा रक्षा की ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया। राजपूतों की आपस की फूट के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को उनसे अलग अलग लड़ना पड़ा। इससे विभिन्न राजपूत घरानों की पराजय निश्चित हो गई। नंबर 2, राष्ट्रीयता का अभाव। विभिन्न राज्यों में विभाजित होने से भारत में राष्ट्रीयता का अभाव था। उन्होंने कभी भी पूर्ण रूप से एक होकर आक्रमणकारियों का सामना नहीं किया। भारतीय जनता अपना कर्तव्य अपने राजा के प्रति ही समझती थी और वो अन्य भागों की हलचल से पूर्णतया तटस्थ रहती थी। देश की रक्षा का भार राजपूतों पर था और अन्य जाति के लोग इस तरफ से पूर्णतया उदासीन थे। प्रश्न संख्या 12, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मतों का परीक्षण कीजिए। 2008 IW। उत्तर, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका कथन है कि राजपूत सीथियन या शकों के वंशराज थे जो 6ठी शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। टॉड महोदय के ग्रंथ के संपादक श्री विलियम क्रुक भी इसी मत का समर्थन करते हैं। उनका कथन है कि राजपूतों में कई वंशों का उद्भव शक व कुषाण आक्रमणों के समय में हुआ था। गुर्जरों ने जो बाद वाली जाति से संबंधित थे हिंदू धर्म को अपना लिया। इन्हीं गुर्जरों के प्रमुख कुलों से राजपूतों के कुल उत्पन्न हुए। राजगौरव को प्राप्त जब इन्हें विदेशियों ने ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लिया तो स्वभावतः उन्हें उन वीरों की वंश परंपरा से संबंधित बताने का प्रयत्न किया गया है जिनकी वीरगाथाएं महाभारत और रामायण में सुरक्षित हैं। डॉक्टर भंडारकर ने भी राजपूतों को विदेशी सिद्ध करने की कोशिश की है। प्रश्न संख्या 13, राजपूत युग में स्त्रियों की अवनत दशा के 4 प्रमाण दीजिए। उत्तर, स्त्रियों की अवनत दशा के 4 प्रमाण। नंबर 1, स्त्रियों में सती प्रथा प्रचलित थी। नंबर 2, स्त्रियों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। नंबर 3, राजपूत स्त्रियों में बाल विवाह का प्रचलन था। नंबर 4, विधवा विवाह वर्जित था। प्रश्न संख्या 14, राजपूत युग के 4 साहित्यकारों एवं प्रत्येक की एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर, नंबर 1 भवभूति, उत्तर रामचरित। नंबर 2 माघ, शिशुपाल वध। नंबर 3 दंडी, दश कुमार चरित। नंबर 4 राजशेखर, कर्पूर मंजरी। प्रश्न संख्या 15, मिहिर भोज के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए। 2011 IK अथवा मिहिर भोज की उपलब्धियों का परीक्षण कीजिए। 2010 LI। उत्तर, मिहिर भोज। नागभट्ट के बाद मिहिर भोज 840 से 890 ईस्वी प्रतिहार वंश का प्रतापी सम्राट हुआ। उसने शीघ्र ही समस्त मध्य प्रदेश को अपने अधीन कर लिया। विद्वानों का अनुमान है कि भोज को बंगाल के राजा देवपाल ने पराजित किया, अतः उसने मालवा की ओर अपना राज्य फैलाना चाहा। मालवा की ओर बढ़ने पर उसके साथ राष्ट्रकूटों का संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में उसने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को हराया। उधर पूर्व में पाल नरेश देवपाल की मृत्यु से राज्य विस्तार का अवसर प्राप्त हो गया। अपनी विजयों के फलस्वरूप मिहिर भोज एक विशाल साम्राज्य का स्वामी हो गया। पश्चिम में उसका साम्राज्य राजपूताना, पूर्वी पंजाब, गुजरात, मालवा तक फैला हुआ था। उत्तर में वर्तमान उत्तर प्रदेश उसके साम्राज्य में सम्मिलित था। पूर्व में उसके राज्य की सीमाएं पाल राज्य की सीमाओं से मिली थीं। पृष्ठ संख्या 159। भोज ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसने भोजपुर नामक का एक नगर बसाया। उसने मुसलमानों को दक्षिण एवं पूर्व में बढ़ने से रोका। वास्तव में मिहिर भोज भारत का एक प्रतापी सम्राट था। मिट्टी भोग की सर्वप्रथम तिथि 893 विक्रम संवत तथा 836 ईस्वी का बोध वाराह लेख से होता है। पहेवा प्रशस्ति से उसकी अंतिम तिथि 884 ईस्वी प्राप्त हुई है। इन दोनों साक्ष्यों के आधार पर उसका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक निर्धारित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 16, पाल शासक देवपाल की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। 2011 IE। उत्तर, देवपाल। धर्मपाल के पुत्र देवपाल 813 से 855 ईस्वी ने चारों ओर दूर दूर विजय प्राप्त की। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके समय में बंगाल तथा बिहार पर पालवंश का आधिपत्य था। उसके विषय में कहा जाता है कि उसने दक्षिण तथा पश्चिम में विंध्य, असम, हिमालय तथा उड़ीसा आदि प्रदेशों पर आक्रमण किया, परंतु संभवतः ये विजय स्थायी नहीं थी क्योंकि वो इनमें किसी भी प्रदेश को अपने राज्य में न मिला सका। देवपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था। उसके दरबार में वज्रदत्त नामक बौद्ध कवि रहता था जिसने लोकेश्वर शतक नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। सुमात्रा तथा जावा के राजा बलपुत्र द्वारा बनाए हुए नालंदा में एक बौद्ध विहार के संरक्षण के लिए उसने 5 गांवों की आमदनी दे दी थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, राजपूतों की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत बताइए। का भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत, खा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 2, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के पूर्व स्थित 2 राजपूत राज्यों के नाम बताइए।
उत्तर गुर्जर प्रतिहार वंश तथा चौहान वंश। प्रश्न संख्या 3, चौहान वंश के 2 राजाओं के नाम बताइए। उत्तर पृथ्वीराज तृतीय और विग्रहराज। प्रश्न संख्या 4, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। उत्तर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। प्रश्न संख्या 5, राजपूत काल के 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। उत्तर विक्रमशिला और काशी। प्रश्न संख्या 6, राजपूतकालीन 2 नाटककारों के नाम लिखिए। उत्तर भवभूति और राजशेखर। प्रश्न संख्या 7, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। उत्तर जयदेव। प्रश्न संख्या 8, राजपूतकालीन 2 मंदिरों के नाम लिखिए। उत्तर क भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर तथा ख एलोरा का कैलाश मंदिर। प्रश्न संख्या 9, राजपूतों की पराजय के 2 कारण लिखिए। 2005 IY। उत्तर क दोषपूर्ण सैनिक संगठन तथा ख राजनीतिक एकता का अभाव। प्रश्न संख्या 10, त्रिकोणात्मक संघर्ष के 2 राजपूत राज्यों के नाम लिखिए। उत्तर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। प्रश्न संख्या 11, राजपूत काल के 2 राजपूत दुर्गों के नाम लिखिए। उत्तर चित्तौड़ का दुर्ग तथा ग्वालियर का दुर्ग। प्रश्न संख्या 12, राजपूत काल में आक्रमण करने वाले 2 मुसलमान आक्रमणकारियों के नाम लिखिए। उत्तर महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी। पृष्ठ संख्या 160। प्रश्न संख्या 13, चंदबरदाई किसके दरबार में रहता था। उसकी प्रथम कृति का नाम लिखिए। 2005 IW। उत्तर चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में रहता था। उसकी प्रमुख कृति पृथ्वीराज रासो है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, चंदेल राजाओं की राजधानी कहाँ थी। विकल्प इस प्रकार हैं। क कन्नौज, ख दिल्ली, ग महोबा, घ अजमेर। सही उत्तर है ग महोबा। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। विकल्प इस प्रकार हैं। क भवभूति, ख राजशेखर, ग चंद्रबरदाई, घ कृष्ण। सही उत्तर है ग चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 3, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। विकल्प इस प्रकार हैं। क परमार वंश, ख चंदेल वंश, ग घेड़वाल वंश, घ चौहान वंश। सही उत्तर है ख चंदेल वंश। प्रश्न संख्या 4, अलबरूनी कौन था। विकल्प इस प्रकार हैं। क एक मुस्लिम यात्री, ख एक यूनानी यात्री, ग एक चीनी यात्री, घ एक धर्म यात्री। सही उत्तर है क एक मुस्लिम यात्री। प्रश्न संख्या 5, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 2003 KF, 2005 IZ, IY। विकल्प इस प्रकार है। क 192 रिपीट 1192 ईस्वी, ख 1191 ईस्वी, ग 712 ईस्वी, घ 1025 ईस्वी। सही उत्तर है ख 1191 ईस्वी। प्रश्न संख्या 6, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 2004 MJ, 2005 JB। विकल्प इस प्रकार हैं। क 1192 ईस्वी, ख 712 ईस्वी, ग 1191 ईस्वी, घ 840 ईस्वी। सही उत्तर है क 1192 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, मोहम्मद बिन कासिम अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया। 2003 KK। विकल्प इस प्रकार हैं। क 712 ईस्वी, ख 570 ईस्वी, ग 812 ईस्वी, घ 622 ईस्वी। सही उत्तर है क 712 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु कब हुई। 2005 IY। विकल्प इस प्रकार हैं। क 1178 ईस्वी, ख 1182 ईस्वी, ग 1191 ईस्वी, घ 1192 ईस्वी। सही उत्तर है घ 1192 ईस्वी। पृष्ठ संख्या 161।